हेलो। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? बढ़िया। तो हमारा चल क्या रहा है जी? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है जी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम लोगों का चल रहा है। और इस एक्ट के अंदर अभी तक हम लोगों ने कितने यूनिट्स जो है वो कवर कर लिए हैं? 2 यूनिट। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। ठीक है जी। आज हमारा तीसरा यूनिट स्टार्ट होने वाला है। आ जाओ जी। हो गया चालू? अच्छा, बोल क्यों नहीं रहे थे कि सर ये चालू नहीं है? अच्छा, आज हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। और यूनिट नंबर 3 जो है उसका नाम है रजिस्ट्रेशन एंड। यूनिट 3 नाम है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। इसको शुरू करने से पहले एक काम, एक परंपरा जो हमारी हमेशा से चलती है, क्या? तो यूनिट नंबर 2 की रिवीजन करवा रहा हूं, जो पिछली क्लास में एंड हुई थी। फिर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। कोशिश करना नोट्स में देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो यूनिट का नाम था रिलेशंस ऑफ द पार्टनर। याद है सबको यूनिट? तो रिलेशंस ऑफ द पार्टनर में हम लोगों ने जो बातें पढ़नी थी वो बातें पढ़नी थी 5, जो कि पढ़ ली है। एक है राइट्स ऑफ द पार्टनर, एक है ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, एक इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। 5 बातें। अब इन 5 बातों में सबसे पहली बात हमने शुरू करी सर जी, अपना राइट्स ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के राइट्स कौन कौन से होते हैं? तो पार्टनर के टोटल नंबर ऑफ राइट्स हैं 13, 1 और 3। 13 राइट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए। अब राइट्स क्या है? राइट्स मीन्स एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब एंट्री मारता है तो वो पार्टनरशिप फर्म को अपनी कुछ कैपिटल देता है और अपनी कुछ लाइबिलिटीज भी देता है नहीं देता? कल को कोई दिक्कत होगी तो लाइबल कौन होगा? पार्टनर। तो जब वो अपनी कैपिटल पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है तो भाई उस बंदे के पास कुछ ना कुछ उस फर्म के रिगार्डिंग अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। राइट नंबर 1, राइट टू, क्या है? राइट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द। अगर कोई पार्टनर उसको रोकता है तो वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कर सकता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब कहेगा भाई मेरा हिसाब किताब कर दे, मैं जा रहा हूं। समझ गए? दूसरी बात, राइट टू बी कंसल्टेड। तो सर हर एक पार्टनर का राइट है कि सर दूसरा वाला जो फर्म है वो हमसे कंसल्ट करे किसी भी मैटर पर। देखो जी, छोटे मोटे मैटर पे कंसल्ट नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन 3 मैटर पर कंसल्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी माइनर को फर्म में ला रहे हो, किसी नए पार्टनर को ला रहे हो, या बिजनेस का नेचर ही चेंज कर रहे हो। तीसरा था राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक पार्टनर का अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर, या तो खुद या अपने एजेंट के थ्रू। दिस राइट इज सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। ये भी लिखा होगा। अगला राइट कौन सा है? राइट टू शेयर द प्रॉफिट। तो बेटे हर एक पार्टनर जो बिजनेस करता है पार्टनरशिप फर्म के साथ में वो प्रॉफिट शेयर करता है, लेकिन हर वो पर्सन जो प्रॉफिट शेयर करे पार्टनर नहीं होता। जैसे माइनर शेयर करता है प्रॉफिट, इंप्लॉय करता है, लेंडर करता है जो उधार देता है, और विडो ऑफ द डिसीज पार्टनर। पांचवा है राइट टू रेमुनरेशन। तो हर एक पार्टनर का जनरली कोई राइट नहीं है रेमुनरेशन मांगने का। मांग सकता है अगर प्रोविजन हो एक्सप्रेसली पार्टनरशिप डीड में या कस्टम हो। अगला कौन सा है? राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सेम एज इंटरेस्ट ऑन रेमुनरेशन। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% और
जो भी डीड में लिखा होगा। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अपनी जेब से कुछ खर्च कर दिया तो फर्म देगी, अपनी जेब से कुछ चला गया तो फर्म देगी। राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, 9वां पॉइंट। अगला क्या है, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, आपको निकाल। राइट टू रिटायर, सही है। राइट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस और कॉम्पिटिंग बिजनेस, और राइट टू डिसॉल्व द फर्म। ये 12-13 राइट ओके। ये किसको सारे याद है 13 के 13? आर डन? वेरी नाइस। 12 ये तो नहीं पता था, पूछ लो, बेइज्जती होगी तो हो जान दो, पूछ लो, चलो अगली क्लास में पूछूंगा। अगला है बेटा ड्यूटीज। अब ड्यूटीज का मतलब क्या है कि सर क्या हर एक जगह पर मेरा सिर्फ अधिकार ही होगा, क्या मेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती? तो मेरी ड्यूटी भी है, तो मेरी 2 ड्यूटी होती है, एक जनरल ड्यूटी और एक मैंडेटरी ड्यूटी। जनरल ड्यूटी बदल सकती है, चेंज हो सकती है, एक्सप्रेस प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में हो तो, लेकिन मैंडेटरी ड्यूटी बदल, समझ गए बात को? मैंडेटरी ड्यूटी क्या है कि जी सर तुम ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में फर्म की काम करो, फर्म को ट्रू इंफॉर्मेशन सप्लाई करो पोजीशन पे, तुम फर्म को इंडेमनीफाई करो। बात समझ में आ रही है बात? और अलर्ट, अलर्ट रहना हमेशा। और जनरल ड्यूटी क्या है बेटे? जनरल ड्यूटी बदल सकती है अगर एक्सप्रेस प्रोविजन हो, कहां पर? पार्टनरशिप डीड में। जनरल ड्यूटी कैन बी चेंज थ्रू एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। तो जनरली जनरल ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू शेयर लॉस इज द जनरल ड्यूटी। और दूसरी क्या है? ड्यूटी नॉट टू क्लेम रेम्युनरेशन। और तीसरी नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस। तो ये बेटे हमारी ड्यूटी हो गई। तो 2 टॉपिक पढ़ लिए। तीसरा टॉपिक था पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या बोला? एसेट्स ब्रॉट बाय द पार्टनर, एसेट्स एक्वायर्ड बाय द फर्म एंड गुडविल, ये तीनों पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। चौथा टॉपिक हमारा है इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो बेटे मेरे, मैंने आपको ये बताया, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक फर्म के अंदर जो पार्टनर होता है उसके पास उसके ऊपर कुछ अधिकार होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, जिसके लिए वो बार बार सबसे पूछेगा नहीं, बार बार सबको बताएगा नहीं। इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? तो मान के चलो कि एक ट्रेडिंग फर्म है, तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल, परचेज, कंसाइनमेंट कर सकता है, इंप्लॉई को हायर कर सकता है, नौकरी से निकाल सकता है, थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, लॉयर अपॉइंट भी कर सकता है। अच्छा, क्या नहीं कर सकता मतलब कौन सी एक्टिविटी इम्प्लाइड अथॉरिटी में कवर नहीं है? तो सर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकता, अपने नाम में बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता, थर्ड पार्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आई कुछ बात समझ? अच्छा, इम्प्लाइड अथॉरिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है थ्रू एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। क्या कोई पार्टनर इमरजेंसी में कोई काम कर सकता है? चले जा भाई, बाथरूम खुला हुआ है, समझ में आ रही है बात? एक्ट इन इमरजेंसी, एनीथिंग ए पार्टनर कैन डू, एनीथिंग। समझ में आ रही है बात? इन द केस ऑफ इमरजेंसी। और लास्ट बात थी हमारी क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज, बदलाव। तो क्या किसी फर्म के अंदर हम बदलाव कर सकते हैं? अरे अच्छा कर सकते हैं। अब वो बदलाव क्या क्या होंगे? तो बेटे ऐसा हो सकता है कि मान लो कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या किसी का एडमिशन हो जाए, या किसी को एक्सपेल कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? या कोई रिटायर हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है? हाँ बेटे, हाँ वो एट विल हो वो वगैरह, ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा? तो ये हमारा था यूनिट नंबर 2। कैसा लगा? है फिंगर्स पे? अब तो फिंगर्स पे ही होना चाहिए। अब करेंगे बेटे यूनिट नंबर 3, आज का टॉपिक। कोशिश करते हैं कि आज इस टॉपिक को कवर करें। फैन ऑफ कर दो यार, कर दो, कर दो, उठ के क्या हो गया? आऊंगा नहीं भाई, पढ़ाऊंगा, मैं निपटाता नहीं हूँ। कोशिश करेंगे कि अगले 20 दिनों में उससे पहले ही कवर हो। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ तक।
मैं बताऊंगा, एक क्लास उसकी लूंगा पूरी की पूरी, जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा किस तरीके से आपको लिखना है, जिनका भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और जिनका आगे है वो आराम से बैठो, अभी मौज लो, टेंशन मत लो, ठीक है। और आप सबकी एक मैं लॉन्ग क्लास लेने वाला हूँ, मैराथन बेस्ड क्लास होगी। हाँ बेटे, लास्ट से थोड़ा पहले लूंगा, ताकि घर पे आपको बैठने का, सोचने का, विचारने का और गलती को सही करने का मौका मिल जाए, ठीक है जी। अब आ जाओ बेटे, क्लास में आ जाओ, सब आ जाओ। टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। तो मतलब क्या होता है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन का मतलब, तो दो पार्ट में ये यूनिट जो है वो डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, और दूसरा पार्ट कह रहा है डिसोल्यूशन। पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं आपको ये पूरा यूनिट जो है ओरली समझाने वाला हूँ, कि इस यूनिट में हम लोग एज यूजुअल मैं हमेशा यही करता हूँ, किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो पहले उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो बात पढ़नी है, एक रजिस्ट्रेशन और एक आप अपनी फर्म को क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, बंद कर रहे हो। तो बेटे मेरे, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, सेक्शन नंबर 4। अच्छा, कौन कौन है जिसको पूरी याद है, पूरी पार्टनरशिप की डेफिनेशन? एक दो, इतने ही हाथ खड़े हैं, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया था मैंने, बाकी? अरे मैं पूछ थोड़ी रहा हूँ, अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। अच्छा, हाथ खड़े हो रहे हैं, अब हो गए 10-12 तक तो हो गए, हो गए, अभी 20-25 भी हो गए, हो गए भाई, अब सारे ही हो गए हैं, 30-40 भी हो गए, वाह, क्या बात है। तो पार्टनरशिप में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। यस यस, तो यही पापा बोलते हैं दैट्स माय चाइल्ड, है ना। ओके, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। रुक जाओ, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव, तो बेटे मेरे एग्रीड पे रुक जाना, वैसे मैं इसको वहां पर समझा चुका हूं यूनिट 1 में। एग्रीड मतलब क्या होता है बेटे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात बोलता है एग्रीमेंट कैसे बनते हैं। ऑफर भी होता है, बट ओरली देते हो ऑफर, और ओरली और रिटर्न में भी एग्रीमेंट बन सकता है। बेटे अगर कोई एग्रीमेंट दो पार्टनरों ने आपस में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया और वो ओरल में बनाया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो ओरल में एग्रीमेंट बनाया है वहां पर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किया होगा? ये प्रश्न है आपसे मेरा, तो आंसर है नो। यानी कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बट इफ यू, अगर आप नहीं कराना चाहते तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ओके। लेकिन इसके लिए एक और बात बताई हुई है उसी डेफिनेशन में, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन में क्या बताया था? अरे मेरे बेटे, यस, वेरी नाइस बेटे, अप टू 50 पार्टनर अगर आपकी फर्म में है तो मत करवाओ रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, 51 जैसी हो जाए ना बेटे, फटाक से रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और ये बात बोलता कौन है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 464। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी क्लैरिटी बहुत ओके है पार्टनरशिप एक्ट को लेकर अभी तक की, अभी वो इसी चैप्टर में बताऊंगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है और डिस्प्यूट हो गए तो आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, वो इसी चैप्टर में आने वाला है। मैं एक लाइन में बोल दूं, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, सही है, ओके। और बाकी जो भी कर सकते हैं उसका आंसर इस चैप्टर में होगा, पूरा बताऊंगा आज, पूरा अच्छे से चैप्टर करेंगे। और आप लोग भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, आराम से बैठेंगे यहाँ 3-4 बजे तक। तो बिठाना ही है मुझे, तो खा गया है, अच्छा तभी तभी बोल रहा है। चलो भाई, आ जाओ।
तो मैंने आपसे क्या बोला शुरुआत, बेटा इधर आ जाओ क्लास में, डिस्टर्ब नहीं। रजिस्ट्रेशन एक पार्टनरशिप का पहली बात तो होता है ऑप्शनल, लेकिन कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं, इस भाई ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती और डिस्प्यूट हो गया तो क्या कोर्ट में जा सकते हैं? आगे आंसर्स आएंगे, लेकिन अभी कंक्लूड कर देता हूं कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना तो आपको बहुत सारे अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे राइट्स आपके पास। अच्छा, पार्टनर कह रहे हैं यार फर्म भी चला रहे हैं, कल को दिक्कत होगी तो हमारे नुकसान, तो क्यों ना रजिस्ट्रेशन कर ले। जैसे कोई आपको आके बोलता थोड़ी आधार कार्ड बनवाओ, बोलता है कोई आके घर में बैल बजा के गोली पिस्टल लेके को आधार कार्ड बनवा, नहीं बोलता ना कोई। क्यों बनाया तुम्हारा अधिकार आधार कार्ड? कल को कोई भी काम, बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ पहले क्या बोलेंगे? पासपोर्ट, आधार, स्कॉलरशिप आधार कार्ड, एडमिशन कराओ कहीं आधार कार्ड। समझ गए? पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बेटे कहाँ से कौन से देश से, तो भी आधार कार्ड ही दिखाओगे ना, पर चल बांग्लादेशी घोषित हो गए रातों रात पुलिस वाले कुटावा चढ़ा रहे तुम्हारा, तो आधार कार्ड चाहिए ना। तो क्यों खुलवाते हो आधार कार्ड अपना, बनवाते हो क्योंकि आपको पता है कि इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का मैं मान रहा हूं ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, लेकिन मैं पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं, और अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं तो कहां जाऊंगा? तो रजिस्ट्रार का एक ऑफिस होता है मेरे बेटे, उसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ROF, रजिस्ट्रार ऑफ। बात कुछ समझ में आ गई? तो मैं जाने वाला हूं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास मैं कुछ डिटेल्स दूंगा कि भाई नाम क्या होने वाला है फर्म का, फर्म का एड्रेस क्या होने वाला है, पार्टनर के नाम क्या है, पार्टनर का एड्रेस क्या है। तो ये सारी बातें मैं वहां पर बताऊंगा और बदले मुझे क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। क्लियर है? एक तरह से डीड दिखाओगे ना, वो थोड़ी बना के देगा डीड तुम्हें, डीड बना के तुम लेकर जाओगे उसके पास, वो रजिस्टर्ड करके देगा तुम्हें। आ गई बात समझ? और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो बेटे तुम कभी भी किसी थर्ड पार्टी पर आउटसाइड द फर्म के है, अगर उन्होंने तुम्हारा नुकसान कर दिया तो तुम लीगल एक्शन, लेकिन थर्ड पार्टी ले सकती है। थर्ड पार्टी को क्या मतलब, रजिस्टर्ड हो या, तुमने हमसे हमसे थोड़ी पूछा सर आप प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक हो, रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आया तुमने करा लिया एडमिशन, कोई दिक्कत होगी तो तुम मेरे अगेंस्ट में, अच्छा हम रजिस्टर्ड है, ठीक है पहले बता दी। हाँ, अरे मैं और पाजी पार्टनर है, तो हम दोनों ने डीड बनाई, तो डीड बनने के बाद ही तो हम जाएंगे ना रजिस्ट्रेशन करवाने, या उसी के सामने बनाएंगे डीड? पार्टनरशिप डीड बना ली तो पार्टनरशिप डीड, आपको एक मिनट ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दो कि पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, अपने घर पे बैठकर नहीं बनाना बेटे, उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट की, तो रजिस्ट्रेशन उसको कहते हैं, समझ गए? अपने घर पे दो पेन चला दिए बन गए पार्टनर, नहीं होता ऐसे, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाते तो बेटे आपका, आप कभी भी थर्ड पार्टी पे केस फाइल, लेकिन वो बंदा वो कभी भी कर देगा, कभी भी, मतलब ये नहीं कि बिना लड़ाई के कर दी कि नहीं जी मेरा राइट है मैं तो करूंगा, तो जब कोई दिक्कत होगी तो करेगा। समझ में आ गई बात? और ऐसी कुछ दो चार बातें हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन छोटा सा पोर्शन है, 20-25%, बाकी बचा हुआ पोर्शन दूसरा वाला है क्या, पहले रजिस्ट्रेशन कर लो फिर डिसोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है? कर दे चालू। तो बेटे लिखा हुआ है क्या, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बड़ी प्यार से यहाँ लिखा है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ, ठीक है जी। तो हम रजिस्ट्रेशन करने कहां पर जाते हैं बेटे? रजिस्ट्रेशन का नेचर क्या है, टाइम लिमिट क्या है? अबे जब है ही ऑप्शनल तो मेरा जब मन करेगा मैं तभी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, कोई दिक्कत? प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का? फॉर रजिस्ट्रेशन मेक एप्लीकेशन अलोंग विद द, तो डीड लेकर जाऊंगा उसके पास,
बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, डीड पहले हम बनाएंगे। अगर मैं और पाजी, अमन नाम है ना पाजी, गगन, मैं और पाजी अगर जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो पहले मेरी और पाजी की पार्टनरशिप डीड बनेगी, और फिर हम उस डीड को कहां पर प्रेजेंट करने वाले, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, साइंड बाय द ऑल पार्टनर और हिज एजेंट। ठीक है जी। कम से कम 6 इंफॉर्मेशन आप पार्टनरशिप डीड के अंदर तो दोगे ही दोगे। होती बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मिनिमम 6 इंफॉर्मेशन तो अपने को देनी देनी है। सबसे पहली है नेम ऑफ द फर्म, का नाम क्या होगा। दूसरी है सर प्रिंसिपल प्लेस, यानी कि हेड ऑफिस, फर्म का हेड ऑफिस क्या होगा। तीसरा कह रहा है बेटे अदर प्लेसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो क्या होगा। चौथा है नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द फर्म, फर्म क्या काम करेगी। डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ द फर्म, मतलब पार्टनर फर्म को कब ज्वाइन कर रहा है, क्यों करा ये वाला पॉइंट। अरे लाइबिलिटी स्टार्ट करवानी है भाई, बचला आया 1 अक्टूबर को और 15 सितंबर की 1 करोड़ की लाइबिलिटी उसके सर पे देगी, वो पहले ही मर गया आने से पहले, है ना जी। और पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, तो यहां बताना है कि जो फर्म है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप एट, कोई दिक्कत किसी को भी अभी तक, डन मेरे भाई। अब क्योंकि मैंने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी, किसको दी है, ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, और जैसे ही मैं ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देता हूं, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अब मुझे क्या देगा, वो अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेगा और वो मुझे सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ भाई अब तू, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म इज कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज कंप्लीट व्हेन द रजिस्ट्रार मेक्स एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ, समझ गए। अब ये कहता है कि क्या कंसिक्वेंसेस होंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, तो इफ यू आर नॉट रजिस्टरिंग देन व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो बहुत ही भयंकर परिणाम होते हैं। भयंकर क्या होते हैं, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म अपने पार्टनर पर केस फाइल, फर्म पार्टनर पे कोई भी केस नहीं कर सकती। आज ये चल नहीं रहा क्या, हाँ हाँ ये चालू कर दो यार, ये तो नहीं नहीं, ये तो नहीं होगा सर, आप समझे नहीं, ये इंडियन लैंग्वेज है, ऐसे ही बोला जाता है। ओके, पंखे से थोड़ी राहत मिली, चलो करवाते हैं इसको सही। अच्छा, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म अपने पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल, और कोई भी पार्टनर अपने फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने का काम तो पार्टनर का ही होता है ना। समझ में आ गई बात। नो, देखो मैं पढ़ रहा हूं, नो suit by an unregistered firm against its, no suit by a partner against its, and no suit by unregistered firm against third party, लेकिन थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट, तो केस फाइल आप नहीं कर सकते। लेकिन एक हंसी का पात्र है शायद ये, एक बात है, एक फर्म थर्ड पार्टी पर केस फाइल कर सकती है अगर वो केस का जो अमाउंट होगा कितने रुपए का होगा, इससे ज्यादा का जो फॉर्म में आता है केस करने का। अच्छा, ये एक्ट कब आया था, 32 में, उस हिसाब, उसके हिसाब से देखो ये पैसे कैसे हैं। अब इसको अपडेट ही नहीं किया कभी, करना चाहिए वैसे, इसको किया ही नहीं, क्योंकि ये रेलेवेंट है भी नहीं इतना ज्यादा एक्ट के लिए। तो 100 रुपए तक का केस, और अनरजिस्टर्ड फर्म सेट ऑफ कर सकती है 100 रुपए का। अब बताओ जी ये सेट ऑफ क्या हो, ये देने हैं आपको, मुझे
आपसे लेने हैं 5,000, मुझे आपको देने हैं 5200, ठीक है? या मुझे लेने हैं 5,000 और मुझे आपको देने हैं 10,000 रुपये। मैं 100 रुपए तक का सेट ऑफ कर सकता हूँ। सेट ऑफ मतलब होता है जो लेन देन वाले पैसे होते हैं उसमें से काटना। जैसे कि तुमने मुझसे 10,000 ले रखे हैं और मैंने तुमसे 8,000 ले रखे हैं, तो तुम मुझे कितने दोगे? पहले तुम 10 दोगे, फिर मैं गिनूंगा, मैं कह रुक, ये ले जा अपने, यही खेलते रहे पूरे दिन। तो सेट ऑफ हो सकता है 100 रुपए तक का। मतलब अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए मांगता हूँ ना, मैं फर्म हूँ, तो मैं आपसे 1 लाख मांगता हूँ, केस फाइल सिर्फ कितने का कर सकता हूँ? 100 रुपए तक का, इतने का सेट ऑफ मिल जाएगा। तो ये एक हंसी का पात्र भी है कि 100 रुपए का। हाँ बेटे, फिर वो जब तुम चल रहे होगे तो बोलेगा भाई तेरे पैसे तुझे दे दिए, एक जूस तो पिला दे, ठीक है? वो भी पानी निकल गए 100 रुपए, है ना जी? तो कुल मिला के बात क्या है, यहाँ पर सेट ऑफ मिलेगा कितने का, ये आपको याद रखना है। यहाँ मैंने ना नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, नो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म वेदर इट इज अनरजिस्टर्ड और, समझ गए बात को? थर्ड पार्टी केस फाइल, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो। अब हमारा टॉपिक आता है फर्म का डिसोल्यूशन। तो मेरे काबिल दोस्त, पहले इसकी डिटेल सुन लो मुझसे, और डिटेल से पहले मैं एक फोन करूंगा। कृष्णा भाई, मैं थोड़ा जल्दी भी फ्री हो सकता हूँ, 2 बजे चल कर ले चले जी, आ जाओ बेटे। अब आपका और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि पार्टनरशिप का कौन सा टॉपिक है? आखिरी टॉपिक। बेटे कैसे लगा पार्टनरशिप, जिन्होंने पूरा कर लिया है? मजा आ गया? एक लास्ट टॉपिक पार्टनरशिप का ये भी कर लेते हैं, और तुम्हारे ऑन एन एवरेज 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है जी? है जी? मैंने ऑन एन एवरेज की बात करी, 12-13 के आसपास का आता है, तो 10 तो आपके पक्के हैं ही है यहाँ पर, ठीक है जी? 16 का नहीं आता। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन। तो आप में से कोई बताएगा डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, दीपक भाई। फर्म को बंद करना। क्यों बंद करना? ये भी ठीक है। और लॉस में जा रही है, और ड्यूरेशन क्रॉस हो गई, और गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई, दारू बेचते थे, नीतीश कुमार ने बंद कर दिया, तो बंद करो सालों, और सारे पार्टनर मर गए, या सब मर गए एक ही बचा है, या, समझ गए सारे टॉपिक्स? तो फर्म का करना है डिसोल्यूशन। अच्छा, असल ये जो चैप्टर है, ये असल में सिर्फ इतना ही नहीं समझना है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है। इसके अलावा कि अब डिसोल्यूशन के बाद की भी बहुत सारी जो है वो तरीके होते हैं। सबसे पहली बात, आप जब भी फर्म को डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? फर्म को कानूनी रूप से बंद करना।
अब ऐसा नहीं कि भाई लॉस हो गया, ताला उठाया, लॉक लगाया और जाने लगे। फिर पार्टनर कहता है भाई रुकना, जा ही रहे, काम करते हैं, अंदर से एसेट्स भी निकाल ले रहे। गए, पंखा पंखा खोला, एसी पेसी खोला, कबाड़ी को बेचा, दारू दूरू पी, अपने घर चले गए, हम बंद। तो ऐसे नहीं करना, कानूनी रूप से बंद करेंगे। अब कानूनी रूप से बंद करना क्या हो, पेपर पे भी नहीं बेटे। जब भी किसी फर्म को बंद करना होता है ना, तो हमें कोर्ट से पहले आग्रह करना पड़ता है, जज साहब हमारे पास अब पैसे नहीं बचे और हमारे को लॉस बहुत हो गया है, क्रेडिटर दरवाजे पे खड़े हैं, कृपया करके हमें आप डिसोल्यूशन की परमिशन दे दीजिए। तो वो डिसोल्यूशन की परमिशन कब देगा, सीधा साइन कर देगा जज। पहले वो भेजेगा लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर जाकर चेक करेगा कि असल में सच में ही फर्म की हालत खराब है या मौज लेके चले गए। तो सच में हालत खराब थी तो लिक्विडेटर को भेज के, अब लिक्विडेटर क्या करेगा, फर्म की एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटी को, सही है। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है जी क्या, बंद करना। अब डिसोल्यूशन के बाद के भी तो कुछ मैटर्स होते होंगे, नहीं होते क्या, जैसे कि यस भाई, डिसोल्यूशन के मैटर्स क्या है, डिसॉल्व हम हो गए तो अब एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटी पे नहीं करनी, गुडविल भी बची हो सकती है। अब मान लो कि 4 पार्टनर थे, एक उनसे इंसॉल्वेंट हो गया, 3 सॉल्वेंट है, एक दिवालिया हो गया, 3 सॉल्वेंट है। ये भी समस्या है कि इंसॉल्वेंट बंदे का पैसा कौन लेकर आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इन वाले टॉपिक्स के अंदर कवर होने वाले हैं, डिसोल्यूशन। क्लियर है। तो हम करेंगे सारे टॉपिक कवर डिसोल्यूशन वाले, तो ध्यान से सुनना डिसोल्यूशन के टॉपिक्स को। सबसे पहला ये कह रहा है कि जी डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब आपस में लीगल रिलेशन को खत्म करना। देखो लिखा भी है, इट मींस डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द ज्यूरल रिलेशन। बेटा ज्यूरल मतलब होता है, ठीक है, कहते हैं विदेशों में कोर्ट में कहते हैं ज्यूरी, सुना है कभी, पुरानी कोई फिल्म देखी हो तो ज्यूरी को ये लगता है, तो बेटा जूली को नहीं लगता, वो ज्यूरी को लगता है। ज्यूरी मतलब कानून को, जज को, समझ गए। कह रहा इट मींस डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द ज्यूरल रिलेशन या लीगल रिलेशन सिंपली when the relation among all the partners are terminated, the business of the firm is closed, assets are बेच दी जाएगी, liabilities are पे कर दी जाएगी। इतनी प्यारी लैंग्वेज में लिख दिया। क्या कहता है, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द ज्यूरल या लीगल रिलेशन सिंपली, जब सारे पार्टनर्स के बीच का रिलेशन खत्म हो जाएगा, एसेट्स बेच दी जाएगी और लाइबिलिटी को पे कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। अब ये कहता है जी डिसोल्यूशन के मोड क्या क्या होते हैं। एक तो बड़ा प्यारा मोड है, बहुत ही प्यारा मोड, बहुत ही प्यारा मोड ये है कि सर डिसॉल्व कर दो एग्रीमेंट कर दो। नहीं समझे, 5 पार्टनर है, लगे पड़े, बिल्कुल मेहनत करके लगे पड़े, लेकिन फर्म चलने का नाम नहीं ले रही। तो एक दिन पांचों के पांच बैठे, फर्म चलने का नाम नहीं ले रही, पांचों के पांच बैठे, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फर्म नहीं चल रही। हो सकता है उल्टी सीधी तरीके से काम कर रहे होंगे। ये लोग होते हैं वो काम करते हैं लेकिन काम का रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा 4 दोस्त थे, उन्होंने पेट्रोल पंप खोला, ठीक है जी, चलाने एक भी गाड़ी नहीं है तेल डलवाने, बताओ क्यों, फर्स्ट फ्लोर पे खोला था, ठीक है। अच्छा उन्होंने पेट्रोल पंप बंद करके रेस्टोरेंट खोल दिया, भाई साहब एक कस्टमर नहीं आया, बताओ क्यों, पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं उतारा गया। है जी, कई कई कलाकार होते हैं
फिर उन्होंने खरीदी टैक्सी, कह रहे टैक्सी का बिजनेस करेंगे अब। भाई साहब एक पैसेंजर नहीं बैठा, क्यों? चारों खुद ही बैठे हुए थे। टैक्सी हो गई खराब। अब टैक्सी रास्ते में खराब हो गई, चारों धक्का लगा रहे, गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही। पूछो क्यों? एक दो आगे से धक्का लगा रहे थे, दो पीछे से। तो कई लोग इस किस्म के भी होते हैं, वो बेचारे लगे पड़े, नुकसान हो रहा है, क्या किया जाए? बंद कर दो। तो चारों पांचों ने मिलकर उस बिजनेस को क्या कर दिया? तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब आपसी सहमति से। तो आपसी सहमति का मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर नहीं होगा। आपसी सहमति का मतलब क्या है? अगर एक बंदा भी नहीं मान रहा तो जबरदस्ती होगी ना भाई। तो ये कह रहा है मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में कह रहा है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ये कह रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, दैट इज एनी पार्टनरशिप, चाहे वो कोई भी पार्टनरशिप हो, चाहे वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप एट विल हो, चाहे वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप एट विल हो, आप इस ब्रह्मांड की किसी भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो अगर आप सारे बंदे चाहते हो तो। कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल द। अगला है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। दूसरा पॉइंट क्या है? डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो बेटे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितनी है? दो टाइप की, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक एट विल। बेटे पर्टिकुलर पार्टनरशिप में मैं राइट्स से शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूं कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कोई भी काम विद द कंसेंट होता है नहीं होता? तो वहां डिसोल्यूशन विदाउट कंसेंट कैसे हो जाएगी? तो इसीलिए डिसोल्यूशन बाय नोटिस मतलब मात्र नोटिस देकर फर्म को बंद किया जा सकता है अगर फर्म आपकी कौन सी हो? एट विल वाली, पर्टिकुलर में नहीं। क्या खुद सोचो, एक साल के लिए फर्म बनाई चार पार्टनर ने, और 3 महीने बाद किसी एक ने नोटिस दे दिया कि फर्म को बंद करो, ये क्या मजाक है? ऐसा नहीं होता ना। समझ गए बात को? अगली बात, तो ये कह रहा है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो ए पार्टनरशिप एट विल can be dissolved at any time when the single partner gives notice about dissolution to all other। जब एक सिंगल पार्टनर नोटिस दे देना सबको, पूरी फर्म को, तो डिसॉल्व। अगला कह रहा है बेटा डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। और वो जो सर्टेन इवेंट है वो कंटिंजेंट इवेंट है। बेटे कंटिंजेंट शब्द का मतलब क्या होता है? हो भी सकते हैं, और जैसे पार्टनर पागल हो गए, हो सकते हैं। हो गई मोहब्बत, क्या करें अब? है जी, डेथ हो सकती है। चार पार्टनर है, तीन की डेथ हो गई, तो कुछ ऐसा हो गया कि जी अब फर्म को, तो ऑन हैपनिंग, ये जो मैंने अभी तीन की डेथ हो गई वो तो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसमें जैसे कि मान लो चार पार्टनर है, एक एक्टिव है और तीन स्लीपिंग है। स्लीपिंग जिंदा है, एक्टिव मर गया, तो फर्म कौन चलाएगा? समझ गए? तो ये कोई इवेंट अगर हो जाए तो अब आपकी उस इवेंट के होने की वजह से क्या हो गया? डिसोल्यूशन हो गया। तो लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, जो कि इवेंट को क्या बोलते हैं आप? कंटिंजेंट डिसोल्यूशन। तो यहां लिखा है हेयर डिसोल्यूशन कैन बी अवॉइडेड टू बाय मेक स्पेशल प्रोविजन इन द पार्टनरशिप। तो इधर डिसोल्यूशन को अवॉइड आप कर, अब जैसे कि किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये बात हमने डीड में लिख दी कि भाई किसी एक की डेथ होगी तो फर्म डिसॉल्व, कोई एक पागल हो गया तो फर्म डिसॉल्व। सही है? ये कह रहा ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, passing of time that is duration of the firm has lapsed, on completion of activities of the, या तो फर्म की एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। बेटे कोई दिक्कत? कितनी बातें पढ़ ली हमने? 3 बार। एक है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, तो कोई भी फर्म हो डिसॉल्व हो सकती है।
एक है डिसोल्यूशन बाय नोटिस और तीसरा डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट विच इज कंटिंजेंट। और मेरे बेटे चौथा है कंपलसरी डिसोल्यूशन। ये तो अब होना ही होना है, मतलब अब आप डिसोल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते, अब आपका डिसोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है जी। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन बेटा होता है, हियर डिसोल्यूशन देखो लिखा है कैन नॉट बी, आप यहां पर डिसोल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते। इवन देयर इज कंट्रारी अगेंस्ट द पार्टनरशिप, चाहे पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हो। अब खुद ही सोचो, 4 पार्टनर है, तीन की डेथ हो गई, तो फर्म चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये फर्म पार्टनरशिप की डेफिनेशन को पूरा नहीं करेगी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। अरे मेरे बाप, 2 और मोर पर्सन है कहाँ? यहाँ तो एक बचा हुआ है अकेला, समझ गए? एक ही जगह चलता है, वो है मोगली में। मोगली देखा किसी ने? भेड़िए का नाम क्या है? हाँ, अकेला। मैंने सुना है, आज ही सुबह सुन के आ रहा था, मेरी भतीजी बगीरा, चल बगीरा मान। आ जाओ जी। अब हमारा अगला पॉइंट ये कह रहा है डेथ ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट, या तो सब मर गए या एक जिंदा है बाकी सब मर गए, या तो सारे इंसॉल्वेंट हो गए या एक बचकर बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, या फर्म का बिजनेस अब इलीगल हो गया। फर्म का बिजनेस क्या हो गया? अब आप अपनी पार्टनरशिप को बंद कर दो। तो बिहार कौन कौन गया? बिहार है यहाँ कोई? 1 2 3 4, ठीक है। तो बेटे शराब पिए कभी बिहार में जाके? ली बहुत बार है बेटे, मैं भी यही बोलता था अपने घर में अरे झूठ बोलता है, उस दिन तू नाले के बगल में गिरा हुआ था अरे सुनो, बिहार में कुछ साल पहले नीतीश कुमार की सरकार आई थी, सुशासन बाबू बोलते हैं उसको। तो नीतीश कुमार जैसी सरकार में आया, उसने उस दिन से दारू, अच्छा जिस दिन दारू का बंद करने का अनाउंसमेंट किया होगा, क्या उससे एक दिन पहले तक दारू की जो दुकानें होंगी वो पार्टनरशिप में नहीं होंगी? और अचानक से उनकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है? अब उन्होंने डिसॉल्व करी होगी फर्म। इसको कहते हैं कौन सा डिसोल्यूशन? कंपलसरी डिसोल्यूशन। समझ गए बात को? तो कंपलसरी डिसोल्यूशन होना ही होना है अगर आपका बिजनेस क्या हो जाए? इलीगल हो जाए। तो मुझे एक बचपन की सी कुछ बात याद है, तो जरा उसको भी समझा दूं। दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर की तरफ गए हो कभी कोई? वहीं रहते हो? आप वहीं से आते हो? अरे बतरा से तो बहुत आगे। अच्छा बदरपुर बॉर्डर वहां से डायरेक्ट बस मिलती है ना? बदरपुर बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करो वैसे ही स्टेट चेंज हो जाता है, हरियाणा लग जाता है, फरीदाबाद आता है। तो आज से कई साल पहले 2003 विन की बात बता रहा हूँ, 3 4, मेरी ज्यादा उम्र नहीं थी। तो वहां पर मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ गया था, उदयपुर के उस साइड में। वो रिश्तेदार की बस थी, तो वहां ना बस की वो मिस्त्री मिस्त्री बैठते थे, वो काम करते थे, बस को सही करते थे। तो मैं उन्हीं के साथ गया बस में। अब बस का जो काम होता है तो उसमें 5 6 घंटे लग जाते हैं, 6 7 घंटे। मेरी मती मारी गई थी, एक चॉकलेट के चक्कर में चला गया, ठीक है अब मैं वहां चला गया तो 15 20 मिनट तो उल्टी सीधी हरकतें करी, अब मैं बोर हो गया, अब क्या करूं? अब मैं उतर के पैदल पैदल निकल लिया आगे। तो देखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे रोड के 3 टप्पड़ बने हुए थे, 3 नहीं बने होते आर्टिफिशियल से, वो 3 बने हुए थे। और मैं उसके अंदर घुसा, बड़ी भीड़ लगी हुई, बड़ी बड़ी चौकियां नहीं होती, टेबल्स, वो लाइन से लगी हुई है, भाई साहब उस पर चल रहा है धुआं। तो
लूडो पूडो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, खुला जुआ चल रहा है। और नोट ऐसे ऐसे बिखरे पड़े, मुझे आज भी याद है नोटों के बिल्कुल बहुत खुला चल रहा है, खुला। अच्छा, एक दुकान नहीं, दो दुकान नहीं, लाइन से। मैं तो 10-20 रुपए कमा भी लाया वहां से। अब वहां पर चल रहा है तगड़े तरीके से। टाइम बाद मैं दोबारा गया, फिर मेरी मती मारी गई, फिर मैं चॉकलेट के बहाने दोबारा चला गया उस रिश्तेदार के साथ बस सही कराने, देखा तो एक भी नहीं, सब सपाट। नई सरकार आई हरियाणा में, तो सरकार ने अनाउंस कर दिया अब जो जुए का और इलीगल जो बेटिंग का काम है वो क्या है, बंद। तो जिस दिन अनाउंस किया होगा उस दिन के बाद उनका बिजनेस क्या हो गया, इलीगल। आया समझ में? तो ये कभी भी हो सकता है। अभी कल ही देख लो 2000 के नोट कर दिए, है ना जी। ये धी अभी 500 के भी करेगा, तो थोड़ी दिन को बोलेगा भीख मांगो। आ जाओ जी। अब बेटे अगला, अगला वाला पॉइंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। अगला पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। डिसोल्यूशन हो रहा है कोर्ट के इंटरवेंशन से। कोर्ट आया है बीच में कि भाई फर्म को डिसॉल्व करो, तो कोर्ट बीच में क्यों आएगा? अच्छा, फर्म के अंदर 6 पार्टनर है, एक पार्टनर बाहर कहीं गया हुआ था और 5 पार्टनर थे जो कि फर्म के अंदर थे, उन सबको मोहब्बत हो गई एक ही लड़की से। उस लड़की की शादी छठे पार्टनर से हो गई, 5 के 5 पागल। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अनसाउंड माइंड, अब वो उल्टी सीधी हरकत कर रहे फर्म के अंदर, समझ रहे हो? अब वो कस्टमर को सामान फ्री में दे रहे, डिस्काउंट दे रहे 115% का, सामान के साथ 15 रुपए और। तो उल्टी सीधी हरकत कर रहे, तो वो अब छठा पार्टनर जो सही था, जिसका दिमाग, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है भाई अगर ऐसा ही करना है तो फर्म को बंद कर दो ना भाई। तो उन 5 ने उसको भी धुन दिया, जरा साल है, ये फर्म नहीं है, ये मंदिर है ना। पागल लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। अब वो टेंशन में, यार इनको कैसे समझाऊं। तो अब वो बंदा उठकर कहाँ जाएगा, कोर्ट में जज को बोला गुरु जी मेरा तो हो गया, तुम ही समझा लो इनको, और फर्म को क्या करवाओ, बंद करो। और भी होते हैं, जैसे पहला पॉइंट क्या था, व्हेन पार्टनर बिकम्स ऑफ, दूसरा है परमानेंट फिजिकल इनकेपेसिटी ऑफ द एक्टिव पार्टनर। भाई मेन एक्टिव पार्टनर है, वो परमानेंटली फिजिकल इनकेपेबल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, दिमाग ब्लॉक, कोमा में। अब क्या करें, बंद करो फर्म को। या पार्टनर की तरफ से मिसकंडक्ट है, गलत गलत काम कर रहे हैं, या कंटिन्यूअस, लगातार कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन को लगातार ब्रेक किया जा रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। एंड व्हेन ए पार्टनर ट्रांसफर इज शेयर टू, बेटा कोई कंपनी थोड़ी है, मैं आपको कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगा, बताऊंगा एक मेंबर अपने शेयर किसी और को बेच। ये पार्टनरशिप में तू पार्टनर है, तेरे से डीड बनाई है, तू अपनी जगह किसी और को नहीं रख सकता, रखेगा तो तेरी फर्म को क्या कर देंगे। और फर्म में क्या है, कंटिन्यूअस या कोई और रीजन विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल, कोई और जेन्युइन और वैलिड विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल। बेटे ऐसा कोई टॉपिक जो कि आपको समझ में ना आया हो डिसोल्यूशन का, आपको बेटे पीछे सब ओके, डन, ओके। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया, जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये डिसोल्यूशन के तरीके बताए, मतलब मोड ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म को आप जब डिसॉल्व करोगे तो उसके ये तरीके हैं। अगला क्या है मेरे बेटे, अगला अब सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, कह रहा है पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर्स, मतलब अब डिसोल्यूशन हो चुका है,
अब डिसोल्यूशन हो गया है, अब डिसोल्यूशन होने के बाद के मैटर्स पे ये लोग चर्चा कर रहे हैं, तो सुनना जरा इसके बारे में। एक बात बताओ, डिसोल्यूशन हो चुका है, पब्लिक नोटिस देना या नहीं देना? कौन देगा? एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग को क्या मतलब? स्लीपिंग को कोई जानता? इस बारे में बात कर रखी है पहले भी कि भाई एक्टिव पार्टनर की ड्यूटी है कि वो पब्लिक नोटिस देगा जब भी डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट है पब्लिक नोटिस फॉर डिसोल्यूशन। तो यहां कह रहा है इट मींस एक्टिव पार्टनर विल कंटिन्यू टू लाइबल इवन आफ्टर डिसोल्यूशन टिल पब्लिक नोटिस इज नॉट। भाई एक्टिव पार्टनर लाइबल रहेगा जब तक पब्लिक नोटिस आप, दिस इज द ड्यूटी ऑफ एक्टिव पार्टनर टू गिव पब्लिक नोटिस आफ्टर डिसोल्यूशन। सबको पता है। एक एग्जांपल लिखा है मैंने यहां पर, तो ध्यान से सुनना। XYZ आर 3 पार्टनर, 3 पार्टनर है, कैरी करते हैं पार्टनरशिप को, और वो एक डिसोल्यूशन डीड बनाते हैं कब? 25 दिसंबर को, और पब्लिक नोटिस दिया है। अच्छा, पब्लिक नोटिस नहीं, ऑन 28 दिसंबर फर्म ने लोन ले लिया कितने का? HDFC बैंक से, और पब्लिक नोटिस दिया है एक, तो कह रहा है गिव द नेम ऑफ द पर्सन लाइबल फॉर लोन अगर X Y और Z डोरमेंट पार्टनर है। बेटे डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो कहते हैं अब लाइबल कौन होगा? अबे जब तेरा 25 तारीख को डिसोल्यूशन हो गया है तो तूने नोटिस क्यों नहीं दिया बे? तुझे पता है कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। समझ में आ गई बात? अरे नहीं देख पाए, फर्म का अच्छा खासा नाम था, फर्म का अच्छा नाम था, नहीं देख पाया बैंकर, पुरानी डीड दिखा दी, इसके साइन करवा दिए झूठे। साइन मारना कोई बड़ी बात है? अरे 150 तरीके हैं फ्रॉड करने के। फ्रॉड जो टॉपिक है ना, फ्रॉड शब्द लॉ से पहले आ जाता है। लॉ जहां बनते हैं ना, लॉ से पहले फ्रॉड आ जाते। कल RBI ने नोट करा 2000 वाला, व्हाट्सएप के स्टेटस देखे मैंने, तो कई लोगों के स्टेटस है हमारे यहाँ 40% पे नोट बदले जाते। मतलब अभी नियम कानून आया भी नहीं है उसका, तो नोट बदलने के लिए पहले आ गए लोग 30 सितंबर तक। तो हमारा भारत देश बड़ा गजब का देश है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई बैंक से लोन ले लिया, तो लाइबल कौन होगा यहाँ पर? मिस्टर X विल बी लाइबल। तो सिंपल वर्ड में मैंने क्या बात बोली है, देखो, सिंपली द लाइबिलिटी ऑफ फॉलोइंग पार्टनर कम्स टू एंड ऑन द डेथ ऑफ, ऑन द डेट, नॉट डेथ, डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन की तारीख पर इन तीनों का, स्लीपिंग, डिसीज और इंसॉल्वेंट पार्टनर की लाइबिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो। समझिए सब? खत्म, अब खत्म। अब कहां से, अब चमड़ी थोड़ी निकालेंगे पार्टनरों की, सब कुछ चला गया, पार्टनर भी इंसॉल्वेंट है, फर्म में भी कुछ नहीं बचा, तो फांसी तो देंगे नहीं। क्या? नोटिस, हाँ जी। अरे वो तो मेन बंदा है, ठीक है, डाउट कोई? वे कोई लाइबल नहीं होगा। ठीक है जी, डर जाए आगे। अब आगे की बात करते हैं। अब कह रहे हैं जी सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। यहाँ पर एक केस आया था गार्नर वर्सेस मुरे वाला, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से सुनना, टॉपिक का नाम है सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। चल रहे, तो पहला मैटर क्या हुआ? पहले तो भाई नोटिस दे दो, ठीक है जी, दे दिया। अब क्या करो, अब एक बात बताओ कि जनरली पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हुआ क्यों होगा? प्रॉफिट है दो, बढ़िया। जैसे विराट कोहली लगातार सेंचुरी मार रहा है, 9 सेंचुरी मारी, रात को उसने ट्वीट कर दिया
अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, कैसा लगेगा तुम्हें? शॉक में नहीं आ जाओगे? अबे अभी तो सेंचुरी मार के गया। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट है, सही माल कमा रहे, और अचानक से डिसॉल्व कर दे, लगेगा नहीं शॉकिंग? तो डिसोल्यूशन होता कब है? जब लॉस हो रहा हो। अब लॉस का सेटलमेंट कैसे होगा? भाई लॉस होगा तो सेटलमेंट भी होगा, पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर। ओह सॉरी, बोल दो 1 मिनट में कर रही। हाँ हाँ बता रहा हूँ। अच्छा वो 40 मिनट तक ही होता है, बोल दो ज्वाइन करेंगे। चलो जी, तो मैं आपसे क्या टॉपिक बता रहा था? टॉपिक है हमारा सेटलमेंट ऑफ लॉसेस। तो ये कह रहा है कोई भी लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, एनी लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, पहले ना लॉस को सेट ऑफ करेंगे पास्ट ईयर प्रॉफिट से। बैंक अकाउंट में पास्ट ईयर का 9 लाख 10 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो पहले हमें क्या करना है? लॉस है 20 लाख रुपए का, तो पहले पास्ट ईयर प्रॉफिट से एडजस्ट करें, और बचा हुआ लॉस 10 लाख का वो अब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा प्रॉफिट होता तो किस रेशियो में लेते पैसे वो लोग? पीएसआर में। तो अब लॉस हो रहा है तो किस रेशियो में देंगे? पीएस। आया समझ में? तो पहला पॉइंट क्या है? सेटलमेंट ऑफ लॉसेस। ये कह रहा है एनी लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल बी सेट ऑफ, that is adjusted against past year profit, and any unadjusted loss will be brought by the partner individual in profit sharing। समझ में आ गया सर? अब एक केस आया था, गार्नर वर्सेस मुरे। ये केस एक बात हमें सिखाता है। इंग्लैंड का ये केस था, इंग्लैंड के कोर्ट ने इस केस के माध्यम से एक बात बतानी चाहिए कि अगर 4 पार्टनर है, सब मान के सुनना ध्यान से, 4 पार्टनर है, 1 2 और 3 सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब जो इंसॉल्वेंट नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, जिनके एसेट्स वेसेट्स है, और चौथा नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। 3 क्या है? सॉल्वेंट, और चौथा इंसॉल्वेंट। तो अब क्योंकि सेटलमेंट ऑफ लॉसेस करना है और पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इंसॉल्वेंट से कुछ ले नहीं सकते क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का पैसा बचे हुए सॉल्वेंट पार्टनर, अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी कैपिटल रेशियो में लेकर आए। कौन सी रेशियो में? समझ में आ गया? कैपिटल रेशियो, नॉट पीएसआर, कैपिटल रेशियो। तो ये केस का डिसीजन था, गार्नर वर्सेस मुरे। तो ये केस फेमस है सिर्फ इंसॉल्वेंसी के टॉपिक के लिए। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो भी पैसा है वो सॉल्वेंट पार्टनर अपनी कैपिटल रेशियो में लेकर आने वाले हैं। समझ में आ गया सबको? तो देखो यहाँ गार्नर वर्सेस मुरे में लिखा है, इंग्लैंड कोर्ट हेल्ड दैट लॉस एंड डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर विल बी बॉर्न बाय इन, ये कह रहा है एवरी सॉल्वेंट पार्टनर मस्ट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ द लॉस इन द, ठीक है? तो जी ले लिया आप सारे पार्टनरों से, जो इंसॉल्वेंट नहीं है सॉल्वेंट है उन सबसे पैसा ले लिया। तो अब क्या किया जाए उस पैसे का?
अब लिक्विडेटर उस पैसे का क्या करेगा, अपने घर ले जाएगा, माल आ गया, चलते हो गया काम। क्या करेगा, अब वो पेमेंट करेगा बाहर वालों को, सबको। तो अब पेमेंट का एक सीक्वेंस होना चाहिए या नहीं, ये कोई भंडारा थोड़ी है जो पहले आ गया उसको पूरी सब्जी। यहाँ पर पेमेंट का भी एक क्या है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले देंगे हम पैसे किसको, फिर फर्म की लोन्स एंड एडवांस ऑफ पार्टनर, पार्टनर ने जो भी पहले लोन दिया होगा पहले वो देंगे, कुछ पैसा बच गया तो उनकी कैपिटल दे दो, और कुछ बच गया तो सरप्लस बांट दो पीएसआर में। यहां तक पहुंचते नहीं है जनरली, पहुंचे कब, जब प्रॉफिट में चल रही हो तब बंद किया हो, और अमूमन वो होता नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत बेटे, आ गया सबको। अब अगला कह रहा है यूज ऑफ द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर, ये हल्का सा धुंधला सा है, जरा बता दो इसके बारे में। ये कह रहे हैं कि अगर किसी, सही है, छोटा सा पॉइंट है बेटे, बस 2 पेज का रहता है। ये है, ये थोड़ा सा है भी, बट ये चैप्टर थोड़ा सा आसान बहुत है, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं लगी अभी तक। अच्छे से 1-2 बार पढ़ोगे, मैं 3-4 बार रिवाइज करवाऊंगा इसको क्लास में। कौन सा, हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, कहीं जाना है आपको, तो फिर यस इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी कर रहे हो ना, वो इंस्टीट्यूट एग्जाम में कुछ भी दे देता है। अगर मैं ये बात बोलूं ये इंपॉर्टेंट है यही आएगा तो मैं बेवकूफ हूँ। हाँ मैं ये बोलूं ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना, वो एक अलग बात है। आपका इंस्टीट्यूट मेंटल है, वो कोई कहीं से भी कुछ भी दे देगा। आप लोग कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कोई टॉपिक इजी नहीं है। वो पता है कभी कभी पूरा पेपर ऐसा दे देता है कि बच्चों का, और कभी कभी पूरा पेपर ऐसे देता है कि पढ़ते पढ़ते ही 1.5 घंटा निकल जाता है। समझ रहे हो, तो इंस्टीट्यूट बड़ा तुम्हारा डेंजर है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि तुम्हें सारी की सारी चीजें पढ़कर जानी, कुछ मत छोड़ो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और लग जाएगा। भाई हम भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना तुम्हारे साथ, तुम भी करो हम भी करते हैं। देखो सारे टीचर्स तुम्हारे बिल्कुल लगे रहते हैं, कहीं और ऐसा नहीं होता, कहीं और 10 मिनट पहले छोड़ते हैं, और हमारे यहाँ छोड़ते ही नहीं। क्यों है ये, हमारे को शौक चढ़ रहा है, ये इसलिए कि आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया है तो काजू की बर्फी वर्फी खिलाओ तो बातों बातों में बता दिया कि मुझे वो पसंद है मैं तो बेटे गाली के अलावा कुछ और नहीं लेकर आ जाओ, चलो। तो अच्छा टॉपिक छोटा सा है, इसको भी कर लेते हैं। कहता है यूज ऑफ, बेटा ये लिखा है यूज ऑफ प्राइवेट एसेट्स ऑफ ए, देखो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स का यूज हो रहा है और फर्म डिसॉल्व हो गई, तो पार्टनर की वो प्राइवेट एसेट्स का जो पैसा होगा वो पहले पार्टनर की प्राइवेट डेप्ट को उतारने में लगाएंगे, और कुछ बच गया तो वो पार्टनरशिप फर्म में आएगा, क्योंकि वो एसेट्स किसकी है यार, वो तो प्राइवेट एसेट्स है ना, इसको तो छोड़ दो। अब किसी हो सकता है फर्म के अंदर सोफा रखाओ, प्राइवेट एसेट्स में जाएगी पहले, उसके बाद बचा हुआ कहाँ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ लिखा है यूज ऑफ द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर, कह रहा प्राइवेट एसेट्स ऑफ ए पार्टनर विल बी यूटिलाइज फॉर प्राइवेट डेप्ट एंड देयर आफ्टर फर्म्स, कोई भी प्राइवेट एसेट्स यूज होती है पार्टनर के प्राइवेट डेप्ट को पूरा करने के लिए, और उसके बाद फर्म के डेप्ट,
क्लियर है? अगला टॉपिक है बेटे प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। जरा इसको समझाना है, ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम है प्रीमियम ऑफ ऑन प्री मेच्योर ऑफ है डिसोल्यूशन। ये अच्छा पॉइंट है, इस पे केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। तो जरा यहाँ पर थोड़ा एक्टिविटी दिखा दो अपनी। क्या हुआ जी, कोई एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी, अच्छी खासी गुडविल है फर्म, गुडविल फर्म की बढ़िया वाली है, ठीक है। कोई मिस्टर डी आज फर्म में एडमिशन कर रहा है। क्या कर रहा है सर? तो गुडविल ठीक ठाक है। एबीसी एंड कंपनी ने डी को ये बोला भाई तू मेरी फर्म में जब आएगा एडमिशन करेगा तो भाई तू हमें क्या दे। तो ये बंदा 5 लाख रुपए 5 साल के लिए लेकर आया। 5 साल की क्या दी इसने? मिस्टर डी ने एबीसी एंड कंपनी को 5 साल की गुडविल दी। ओके भाई, फर्म चली अपनी। अब जो ये वाली फर्म है 3 साल बाद ये फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व। डी ने गुडविल कितने साल की दी थी? डिसॉल्व कितने में हो गई? मतलब प्रीमियम जो दिया था ना गुडविल का, बेटे गुडविल को देना मतलब प्रीमियम। प्री मेच्योर हो गया, मेच्योरिटी कितनी थी उससे आ गया, टॉपिक आ गया। तो अब क्या होगा? तो भाई प्री मेच्योर डिसोल्यूशन है तो 3 साल तक की तो गुडविल का यूज कर लिया होगा, तो बचे हुए 2 साल की गुडविल का पैसा वापस मिल जाए। समझ गए बेटे? ये कह रहा है प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन में कहता है प्री मेच्योर डिसोल्यूशन मींस डिसोल्यूशन बिफोर स्पेसिफाइड इफ ए पार्टनर हैज ब्रॉट मतलब लाना प्रीमियम फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, जो मिस्टर डी लेकर आया था से 5 लाख फॉर, बट द फर्म इन डिसॉल्व बिफोर दैट स्पेसिफाइड पीरियड देन पेइंग पार्टनर मतलब जिसने गुडविल दी थी कैन आस्क फॉर रिटर्न ऑफ प्रॉपर प्रीमियम फ्रॉम रिसीविंग। समझ में आई बात? अच्छा, इन 30 केस में प्रीमियम वापस नहीं होगा। अगर 3 केस की वजह से फर्म बंद होती है तो प्रीमियम वापस किसी भी पार्टनर की डेथ होने की वजह से। अच्छा, वो जानबूझ के मरा होगा तेरे प्रीमियम को लेने के चक्कर में है। अच्छा, तेरा 1 लाख है, अब मैं मरूंगा तेरे को नहीं दूंगा, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। भाई डेथ हो गई, नेचुरल है, हम क्या जानबूझ के मार के आए हैं तो तू मेरे पास आ गया। समझ गए? फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पेइंग पार्टनर। अच्छा, जिसने गुडविल दी है वही फॉल्टी है, वही उल्टी सीधी हरकत करता है, तो वहां से भी यही है। और तीसरा कहता है एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में अगर एक्सप्रेस प्रोविजन हुआ, जैसे कि आप आ रहे हो मेरे को गुडविल देने, पार्टनर बन रहे हो, मैं डीड बनाऊंगा, तो डीड में मैंने साफ साफ लिख दिया, मैंने कहा भाई पहले डिसोल्यूशन हो गया तो पैसा मत मांगना। कई बार दुकानों पे जाओ तो लिखा होता है बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, ऐंठ में नहीं लिखते। इतनी ऐंठ है उन लोगों की, ऐंठ समझते हो? एटीट्यूड, ईगो। बिका हुआ सामान वापस। अच्छा, वो लिखते भी किसी कोने में ताकि सामान खरीद के जाते वक्त पढ़े, अच्छा ये यहाँ था, सामान खरीद लिया, है ना? देखा है तुमने? तो मेरा बताने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिख दिया है कि भाई साहब तेरी गुडविल 5 साल की आई हुई है, अगर फर्म बंद हो जाती है 3 साल में, 2.5 साल में, 4 साल में, तो तू अपने बैलेंस पीरियड का प्री मेच्योर डिसोल्यूशन का प्रीमियम मुझसे मांग। कर साइन, कर दिए साइन उसने, हो गया काम। समझ गए बेटे? ये क्या हो गया?
नेटवर्क गायब हो गया भाई, उसको मैसेज कर दो नेटवर्क गायब हो गया, तो बोल दो अपलोड करूंगा मैं। आ जाओ। अब बेटे मेरे छोटे छोटा छोटा सा पेज ये रह गया, ये कर लेते हैं, फिर आप लोगों की जान छोड़ दूंगा। नहीं, थर्ड यूनिट का ये पूरा। मान लो एक ही डेथ होने की वजह से फर्म बंद हो गई, तो अब फर्म बंद नहीं हुई तो क्या, तो फर्म चली रही है। अब बेटे टॉपिक है ई पॉइंट, पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर का 5वां पॉइंट। ठीक है, कितने पढ़ लिए हमने? 4। हाँ भाई, 1 साल का जितने का प्रीमियम दिया है, उससे पहले अगर डिसोल्यूशन होता है तो मेरा प्रीमियम वापस दो। लेकिन डिसोल्यूशन इन 3 कारण से नहीं होना चाहिए जो ऊपर लिखवाए गए। अब बेटे अगला पॉइंट है रिसेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय फ्रॉड। मान लो कोई नया बंदा पार्टनरशिप में जुड़ा, लेकिन जुड़ा फ्रॉड करके, अपना झूठा नाम बताकर, झूठी पहचान बताकर। तो उसने क्या किया? फ्रॉड किया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है भाई, फ्रॉड करना गलत होता है। ये वही टॉपिक कह रहा है, रिसेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय फ्रॉड में कह रहा है इफ ए न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू द फर्म बाय और देन सच मिसलीड पार्टनर, मतलब जो मिसलीड हुए हैं, गेट फॉलोइंग 3 राइट, 3 राइट है उनके पास। एक तो वो पार्टनरशिप को क्या कर देंगे बेटे, रिस्काइंड मतलब होता है कैंसिल करना। रिस्काइंड मतलब बोलेंगे भाई पहले तो एग्रीमेंट हटा, फिर वो उनके जो भी सरप्लस होगा उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। लियन मतलब, याद करो अनपेड सेलर में भी ये शब्द बताएगा। ठीक है, लियन मतलब अपने पास ले लेंगे। भाई तू फ्रॉड करके अगर मेरे को बोलता है और तेरी वजह से मेरा नुकसान भी हुआ है, तो तेरे पैसे तो अब मेरे कब्जे में आ गए ऑन सरप्लस आफ्टर पेमेंट टू। और एक बात, जिसने फ्रॉड किया है उससे इंडेमनिफिकेशन लेंगे, मतलब अब तू कॉम्पनसेशन दे। समझ गए? 3 बात, अगर किसी नए पार्टनर ने फर्म के अंदर एडमिशन लिया है फ्रॉड कर कर, तो पार्टनरशिप को हम कैंसिल करेंगे, सरप्लस पे लियन कर लेंगे और इंडेमनिफिकेशन। समझ गए? क्लियर है? अगला है बेटे सेल ऑफ गुडविल ऑन, लास्ट पॉइंट है, ये भी देख लो। अब डिसोल्यूशन हो गया। अब मान लो कि डिसोल्यूशन लगातार लॉस की वजह से नहीं हुआ, यह लगातार लॉस भी था लेकिन बंदे की गुडविल तो है। तो आज फर्म बंद हो रही है लेकिन फर्म की गुडविल है। जैसे कैंपस, नाम सुना है? इसके बैग पे लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ा पीछे। कैंपस एक जूतों की कंपनी है, ठीक ठाक नाम है। मान लो आज, वैसे तो कैंपस एक कंपनी है, मान लो ये फर्म होती और ये आज बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो क्या कैंपस को दुनिया भूल जाएगी? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिलायंस अंबानी ने कोई कोल्ड ड्रिंक की कंपनी खरीदी है ना, कैंपा कोला। मान लो कैंपा कोला एक पार्टनरशिप फर्म होती, वैसे तो वो कंपनी थी, तो कैंपा कोला बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई, लेकिन क्या कैंपा कोला की गुडविल नहीं है कोई? तुम्हें पता आज भी दादा और नाना लोग ना पेप्सी नहीं बोलते, कैंपा बोलते। पता है किसी को? मैं बड़ी टेंशन में था, मैंने कैंपा क्या है, पेप्सी है, कोक है, थम्सअप है। तो फिर बाद में पता लगा सर कैंपा पहले वो कंपनी आती थी और उनके मुंह पर वही नाम याद है, कैंपा। समझ गए? तो गुडविल तो होती है। तो डिसोल्यूशन हो गया तो गुडविल अगर बेच सकते हैं क्या? तो यस। तो ये कह रहा है सेल ऑफ गुडविल ऑन डिसोल्यूशन, कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी सोल्ड टू
चाहे वो पार्टनर क्यों ना हो। 4 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, फर्म बंद हो गई। सी पैसे वाला है, सी कह रहा है यार मुझे ही भेज दो गुडविल, मैं चला लूंगा अब दूसरी फर्म। सही है। अब जो गुडविल खरीदेगा उसका राइट क्या है, क्या वो सेम बिजनेस कर सकता है, और जो पुरानी फर्म के क्लाइंट है उन क्लाइंट को अपने पास बुला सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। यस, मैंने गुडविल खरीदी इसीलिए कि मैं पुराने वाले के क्लाइंट को अपने पास बुला सकूं। ओल्ड पार्टनर के क्या क्या राइट होंगे, ओल्ड पार्टनर क्या सिमिलर बिजनेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, गुडविल जो फर्म बेची उसके नाम पे नहीं कर सकते। अब क्या ओल्ड पार्टनर भूखा मर जाएगा, नहीं जी अब तो फर्म बंद होगी अब कुछ नहीं, अरे वो कुछ तो करेगा। तो करेगा क्या, वही करेगा जो आता है उसको, और आता क्या है, वही आता है जो इतने सालों से कर रहा है, लेकिन वो सेम नाम से एंड में दे देंगे पब्लिक नोटिस कि जी हमने अपनी सारी की सारी लाइबिलिटी पूरी कर दी है, सब कुछ खत्म, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। जय राम जी, समझ में आई बात। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर, यूनिट नॉट चैप्टर, छोटा सा है बहुत बड़ा नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया, आ गया। तो बैग पैक मत करो, तैयारी नहीं करने की, तैयारी करने में माहिर हो तुम लोग। आप फटाक से इसकी एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटे फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है या कंपलसरी, टाइम लिमिट क्या है, प्रोसीजर क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देंगे 6 इंफॉर्मेशन के साथ, फिर वो अपने रजिस्टर में नाम लिख देगा, फर्म रजिस्टर्ड हो गई। एक अनरजिस्टर्ड फर्म के क्या कंसिक्वेंस होते हैं, तो एक फर्म अपने पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, एक पार्टनर अपने फर्म पे नहीं कर सकता, एक फर्म थर्ड पार्टी पे नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी फर्म पे कर सकती है, फर्म थर्ड पार्टी पे कर सकती है, 100 रुपए तक ले सकती है। फिर इसके बाद बेटे आया डिसोल्यूशन, क्या है, तो डिसोल्यूशन मतलब लीगल रिलेशन खत्म हो रहे। तो डिसोल्यूशन के क्या क्या तरीके हैं, मोड है, तो डिसोल्यूशन हो सकता है एग्रीमेंट से, कोई भी फर्म हो, चाहे पर्टिकुलर हो चाहे एट विल हो, आप एग्रीमेंट करो आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन हो सकता है बेटे बाय नोटिस, तो वो सिर्फ एट विल में होगा। डिसोल्यूशन होगा बेटे किसी इवेंट, डेथ हो गई या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, टाइम पास हो चुका है, टाइम पास वो हमारा वाला नहीं, मतलब पर्टिकुलर और कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द फर्म हो गई। एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, जहां आप डिसोल्यूशन अवॉइड, सबकी डेथ हो गई एक बच गया, या सारे ही मर गए, सारे इंसॉल्वेंट हो गए या सारे इंसॉल्वेंट हो गए एक बच गया, बिजनेस इलीगल हो गया। और एक है भाई कोर्ट आएगा बीच में, जब पार्टनर अनसाउंड हो गया या एक्टिव पार्टनर परमानेंटली फिजिकल इनकेपेबल हो गया, लगातार प्रोविजन को ब्रीच कर रहे हैं, लगातार लॉस हो रहा है। फिर बेटे पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर में नंबर 1 पब्लिक नोटिस कौन देगा, सेटलमेंट ऑफ लॉसेस, लॉस का सेटलमेंट कौन सी रेशियो में होगा, और पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो सॉल्वेंट पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर का रेशियो कौन से, पैसा कौन, गार्नर वर्सेस मोरे। पेमेंट का सीक्वेंस क्या होगा, पहले आउटसाइडर को देंगे, फिर लोन्स एंड एडवांस, फिर कैपिटल, फिर सरप्लस। और बेटे प्राइवेट एसेट्स अगर पार्टनर की यूज हो रही है तो पहले प्राइवेट डेप्ट यूज करे, पैसा यूज होगा, फिर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया और गुडविल के पैसे दे रखे हैं, तो पहले जितना पहले डिसोल्यूशन हुआ है, पेइंग पार्टनर रिसीविंग पार्टनर से वो पैसे मांग, 3 केस में नहीं मांगेगा, डेथ के केस में फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पेइंग पार्टनर और एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है फ्रॉड करते हुए, तो उससे पहले तो पार्टनरशिप कैंसिल करेंगे, सारा पैसा जब्त कर लेंगे और उससे कॉम्पनसेशन देंगे। गुडविल बेच सकते हैं डिसोल्यूशन के बाद, बेच दो कोई दिक्कत नहीं है, जो खरीदेगा वो सेम नाम से बिजनेस कर सकता है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो बेचेगा ओल्ड पार्टनर किसी और जगह पर काम कर सकते हैं लेकिन सेम नाम से, एंड में दे दो पब्लिक नोटिस। ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू, मिलते हैं।